बच्चों, इस बार क्लास 10th के बच्चों के लिए एक सूचना आई थी बोर्ड सीबीएसई के द्वारा कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट का पेपर खराब हो जाता है तो आप उस सब्जेक्ट का पेपर दोबारा दे सकते हैं। और अब इसकी भी सूचना आ चुकी है कि जो भी बच्चे जो हैं दोबारा किसी भी विषय का पेपर देना चाहते हैं तो दोबारा पेपर देने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है उसकी भी सूचना आ गई है। ठीक है, तो जो लोग अब दोबारा सब्जेक्ट का पेपर देंगे उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मैथ सब्जेक्ट का पेपर दोबारा देना चाहेंगे। अब मैथ्स का जो इस बार का पेपर आया था वो कोई ऐसा कठिन नहीं पेपर आया था, फिर भी बहुत सारे बच्चों को वो पेपर लगा कि बहुत टफ, बहुत कठिन आ जाए। और उसी में मैंने तभी सोचा था कि जितने क्वेश्चंस आप लोगों को लगते हैं कि ये क्वेश्चंस टफ हैं, कठिन हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैं क्लास 10th बोर्ड 2026 के सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने यहाँ वीडियो फॉर्मेट में देने के लिए आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले इस सीरीज में मैंने उस क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है जिसके बारे में बच्चे ये कह रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन क्लास 11th लेवल का है। तो आपको ये बता दें कि कोई भी क्वेश्चन क्लास 10th में क्लास 11th लेवल का नहीं था, सारे क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के ही थे। तो उसी में सबसे पहले हम ये कैरम वाला क्वेश्चन लेते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ, सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगा क्लास 10th में, और उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 11th लेवल का है। तो क्या क्वेश्चन था वो आप पहले देख लीजिए। क्वेश्चन था, कैरम बोर्ड इज ए वेरी पॉपुलर गेम। कैरम बोर्ड इज ए वेरी पॉपुलर गेम। द बोर्ड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कैरम बोर्ड है जिसके जो स्क्वायर शेप में है और उसकी साइड की लेंथ हमको दी हुई है 65 सेंटीमीटर। इट हैज सर्कुलर पॉकेट इन ईच कॉर्नर। अब आपको पता है कि कैरम बोर्ड में हर कॉर्नर पे जो है सर्कुलर छेद होते हैं, तो सर्कुलर पॉकेट्स हैं हर कॉर्नर पे। अंश स्ट्राइक्स ए डिस्क केप्ट एट पोजीशन पी। कैरम बोर्ड, ये आपके सामने जो फिगर बना है ये कैरम बोर्ड का फिगर है। अंश जो है एक स्ट्राइकर को पी पोजीशन से ऐसे स्ट्राइक करता है, उसके बाद में पी विद ए स्ट्राइकर द डिस्क हिट्स द बाउंड्री ऑफ द बोर्ड एट आर एंड गोस स्ट्रेट टू पॉकेट एट कॉर्नर सी। अब यहां पे जब वो इसको स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, डिस्क हिट्स द बाउंड्री ऑफ द बोर्ड एट आर। ये इसको आर पे बाउंड्री पे हिट करता है और यहां पे आर पे हिट करने के बाद ये सीधे जो सी कॉर्नर पे पॉकेट है वहां पर चला जाता है। वही लिखा है, स्ट्रेट टू पॉकेट एट कॉर्नर सी। ठीक है, इट इज गिवन दैट PS इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब इसमें देखते रहिएगा, जो PS की वैल्यू है वो हमें 9 सेंटीमीटर दी हुई है। ये PS की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। PQ है 35 सेंटीमीटर। ये जो PQ है ये 35 सेंटीमीटर है। BR X है, BR ये हमें X दिया हुआ है। एंगल PRQ इज इक्वल टू अल्फा है। एंगल PRQ ये अल्फा है। एंड CRB इज इक्वल टू थीटा है। CRB ये हमें थीटा दिया हुआ है। अब यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल CRT। आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल PRT जो होगा, एंगल PRT यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल PRT एंगल CRT के इक्वल होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको फिजिक्स के माध्यम से ये चीज पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो थीटा है वो अल्फा के इक्वल है। ठीक है, अब बात समझिएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे ये रे आई है और टकरा करके वापस गई है तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से हम एक नॉर्मल बनाते हैं। तो अगर ये नॉर्मल हमने बनाया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, ये RT, तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि ये नॉर्मल है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल BRT होगा, BRT देखते रहिएगा, एंगल BRT जो होगा और जो एंगल QRT होगा, एंगल QRT, ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। बताइए, क्योंकि जो RT है वो नॉर्मल है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है, और आपको पता है कि नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। नॉर्मल क्यों है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से नॉर्मल है। ठीक, तो BRT इज इक्वल टू एंगल QRT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा,
अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल पी आर टी इज इक्वल टू सी आर टी, तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल सी आर टी। अब पी आर टी कौन सा है? पी आर टी ये वाला है और सी आर टी ये वाला है, ठीक है। अब पी आर टी इज इक्वल टू सी आर टी, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? एंगल सी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, क्या ऐसे इसको लिखा जा सकता है? इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम एंगल बी आर टी में से, ये बी आर टी है पूरा, बी आर टी ये पूरा है ये वाला, अगर एंगल बी आर टी में से हम जो है एंगल सी आर टी माइनस कर दें, सी आर टी माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये, मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो एंगल बी आर टी माइनस एंगल सी आर टी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी माइनस का एंगल पी आर टी। ये कह सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, अब बी आर टी में से जब आप सी आर टी माइनस करोगे, इधर देखो फिगर में, जब हम बी आर टी में से सी आर टी माइनस करेंगे तो क्या सी आर बी बचेगा? फिर देखो बी आर टी में से सी आर टी माइनस करेंगे तो बी आर सी बचेगा। तो यहां पे बी आर टी में से सी आर टी माइनस किया अगर हमने, तो हमको मिला बी आर सी। इसी तरीके से जब क्यू आर टी में से पी आर टी माइनस करोगे, क्यू आर टी में से पी आर टी माइनस करेंगे, ये क्यू आर टी ये पूरा है, पी आर टी माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? पी आर क्यू मिलेगा, पी आर क्यू। समझ गए ना कि क्यू आर टी में से पी आर टी माइनस करना है। क्यू आर टी ये इतना है और पी आर टी ये इतना है, तो जब इस पूरे में से ये माइनस करोगे तो यही तो बचेगा, तो पी आर क्यू। अब बी आर सी कितना है? आपको पता है कि बी आर सी की वैल्यू है थीटा और पी आर क्यू की वैल्यू दी हुई है हमको अल्फा। तो ये हमारी जो पहली चीज थी ये तो प्रूफ हो गई, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमें प्रूफ ये करनी है कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल सी बी आर के। दूसरी चीज प्रूफ करनी है, ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल सी बी आर के सिमिलर है, इसको भी देख लो। ये चीज हमने प्रूफ कर दी। अब दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज हमें प्रूफ करनी है टू प्रूव कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ये सिमिलर है ट्राइंगल सी बी आर के। इसको प्रूफ करना, इसको कैसे प्रूफ करोगे? देखो भाई, सबसे पहले ले लेते हैं एन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी बी आर। पी क्यू आर देखो, अब पी क्यू आर कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू आर ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल सी बी आर ये ट्राइंगल है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, पी क्यू आर में ये वाला एंगल 90 डिग्री बाकायदा इसमें दिया भी है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। इसने क्वेश्चन में बाकायदा आपको ये वाला साइन भी बना के उसने दिया था कि आपको पता चल जाए ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और चूंकि ये एक स्क्वायर है, ABCD जो कैरम बोर्ड है वो एक स्क्वायर साइड का है, स्क्वायर साइज है उसका, तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू एंगल CBR
ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? बोथ 90। दूसरी चीज, जो हमारे पास एंगल CRB है, एंगल CRB, ये वाला CR, हाँ तो यहां से छूट गया था, कैमरे में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो PQR इज इक्वल टू CBR, PQR इज इक्वल टू CBR, दोनों 90 डिग्री के, ये भी 90 ये भी 90। और देखो बेटा यहाँ पे उसने ये बना के भी दिया था क्वेश्चन में कि आप समझ लो ये 90 है, आगे देखिए। और जो CRB है, CRB ये इक्वल हो जाएगा एंगल PRQ, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, अभी प्रूफ किया था कुछ समय पहले, प्रूफ डेबो, ठीक है। क्यों? थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्रूफ किया, तो जो थीटा है वही तो BRC है यानी CRB, और जो अल्फा है वही तो PRQ है, PRQ, चाहे PRQ को चाहे QRP को, वही अल्फा है। तो CRB इज इक्वल टू PRQ। अब हमको दो एंगल इक्वल मिले, और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल PQR होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR जो है, देखो PQR, अब इधर Q के इक्वल में क्या है B, R के इक्वल में क्या है R, तो PQR सिमिलर होगा ट्राइंगल CBR के। बिल्कुल यही चीज लानी थी, यही आ गया कि Q B के इक्वल है, Q B के इक्वल है, R के इक्वल है, R के इक्वल है, दोनों ही। इसको आपने अभी देखा, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, Q और B वाले, Q और B वाले 90 के हैं, और R और R आप पहले प्रूफ कर चुके थे कि ये R और R थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, हो गया ना। तो बेटा यहाँ पे अपनी दूसरी वाली चीज भी प्रूफ हो गई, ठीक है। अब थर्ड पोर्शन इसका प्रूफ करते हैं। थर्ड पोर्शन जो इसमें सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन बच्चों को लगा होगा वो क्या है, वो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। थर्ड चीज है फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को यूज करते हुए हमको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स हमारे पास कौन कौन से सिमिलर है, अभी आपने देखा कि जो ट्राइंगल PQR है, जो ट्राइंगल PQR है ये अभी हम लोगों ने सिमिलर किया था ट्राइंगल CBR के, एंगल एंगल, ठीक है ना, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अगर PQ और CBR के सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो चूंकि ये सिमिलर है, सिंस ये दोनोर सिमिलर है बाई एंगल एंगल, तो कह सकते हैं हम कि PQ अपॉन CB इज इक्वल टू PR अपॉन CR, क्योंकि सिमिलर है, लिख सकते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, PQ और CB क्या पता है? PQ पता है, CB पता है, ठीक। PR और CR पता है, PR और CR नहीं पता है। एक काम करो, PR और CR तो नहीं पता है, हमको X निकालना है, तो हम PR और CR की जगह हमें चूंकि X निकालना है तो हम X वाली साइड को यहाँ पे लिख रहे हैं, समझ गए, क्योंकि हमें जो निकालना है उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें निकालना X और X है BR, तो अगर हम BR लिखें तो हमें इधर लिखना पड़ेगा, ये हमारा BR है यानी कि QR अपॉन BR, समझ गए। हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये जो QR हमें जो BR है इसी को हमें निकालना, जिसकी वैल्यू X है, X की ही वैल्यू हमें चाहिए। तो PQ अपॉन CB इज इक्वल टू QR अपॉन BR, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें किसकी वैल्यू पता है, PQ को CB की तो वैल्यू पता है, QR और BR की वैल्यू, QR और BR दोनों की ही वैल्यू नहीं पता है, ना QR की पता है ना BR की पता है। अच्छा BQ की पता है, हाँ BQ की पता हो जाएगी। तो एक काम करो, इसको हम BQ में कन्वर्ट करेंगे। BQ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोगों को मैंने जब ऑफलाइन में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम बताई थी, तो उसके लास्ट में आपको याद होगा, कॉपी में लिखवाया भी था कि +1 दोनों साइड कर लेते हैं, +1 कर लेते तो BPT में हमको एक नया रिजल्ट मिलता है ना,
याद आया? जो छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, बड़ा अपॉन छोटा इज इक्वल टू बड़ा अपॉन छोटा वगैरह करके बताया था ना। तो क्या किया था लास्ट में, जो बीपीटी से रिजल्ट आया तो उसमें +1 दोनों साइड कर दिया था, वही यहां भी कर देना है। तो वही यहां भी करे दे रहे हैं, पी क्यू अपॉन सी बी +1 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी आर +1। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि यहां तो पी क्यू प्लस सी बी अपॉन सी बी हो गया, इधर हमारे पास आ जाएगा क्यू आर प्लस बी आर, ये एलसीएम होकर यहाँ बी आर आ गया, अपॉन में बी आर। अब सबकी वैल्यू हमें पता है, पी क्यू, अच्छा क्यू आर प्लस बी आर देखो, क्यू आर प्लस बी आर, क्यू आर प्लस बी आर, ये पूरा बी क्यू हो गया। तो इसकी जगह हम क्यू आर प्लस बी आर की जगह हमने लिख दिया बी क्यू, और नीचे तो बी आर ही है। इधर हमारे पास हुआ पी क्यू प्लस सी बी अपॉन सी बी। अब इसके आगे इधर देखिएगा, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 35 प्लस सी बी कितना है 65 अपॉन सी बी कितना है 65 इज इक्वल टू बी क्यू कितना है। अब देखो बी क्यू इतना है, यहां से लेकर के यहां तक बी क्यू है, और ये वाली लेंथ हमको 9 दी हुई है, मतलब ये वाली लेंथ 9 दी हुई है। तो बी क्यू का मतलब इस पूरे में से इतना माइनस कर दें, इस पूरे में से इतना माइनस कर दे तो हमारे पास बी क्यू आ जाए। तो पूरा हमारे पास 65 में से इतना माइनस कर दो, यानी 65 में से 9 माइनस कर दो। तो हम 65 में से 9 माइनस कर दें, अपॉन बी आर कर दो। बी आर की वैल्यू x है, यही हमें निकालना है, ये x ही हमें निकालना, ठीक है। 35 प्लस 65 100 हुआ, 100 अपॉन 65। अच्छा 65 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा, 56 अपॉन x। अब क्या करो, अब एक काम करो तुम, आप एक काम करिए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए 5 से, तो 5 2 जा 10, 0 आ गया, 5 2 जा 10 और 0, ठीक। 5 13 जा 65, ठीक है। अब x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, अब अच्छा एक काम और करो, इसको 4 से फिर कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 4 जा 16, ये आया 4 5 जा 20। तो अब जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हो जाएगी 14 अपॉन 5, x यहाँ गया, सॉरी 14 इंटू 13, x जब इधर आएगा तो 13 ऊपर जाएगा, 14 के पास अपॉन 5 नीचे, ठीक, क्लियर। अब क्या करेंगे, कैंसिल कर दो, 14 को 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 5 2 जा 10, 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 जा 40, 2.8। तो 5 को 14 से किया तो कितना आया, 2.8, मतलब x की वैल्यू आई 2.8 इंटू 13। तो 2.8 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो, 8 2 जा 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और वो दो 8, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 4 8 8 16, 2 8 3, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, ये हमारे पास आ गया 36.4। तो x की वैल्यू हमको निकल के मिल गई कितनी, 36.4। तो यहां से हमको x की वैल्यू मिल गई 36.4। अब थर्ड वाले पोर्शन में 2 था, ये अभी हमने a वाला किया है, इसके बाद अभी b वाला फिर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अब जो b वाला पोर्शन है वो क्या है, तो आपने देख लिया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, x की वैल्यू निकाल ली ट्राइंगल सिमिलरिटी को यूज करके। आगे x की वैल्यू आई 36.4। नेक्स्ट अगली चीज है, इफ ट्राइंगल PQR का एरिया और CBR का एरिया, कुछ मिट गया है यहाँ पे बेटा, एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CBR, ये PQ स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर के इक्वल हो तो वैल्यू बताओ x की, ठीक है, इससे भी निकाल ले रहे हैं। तो आपका ये थर्ड वाला का A वाला हो गया, और करके ये B वाला था, B वाला भी देख लो, थर्ड में B वाला ये और करके था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो आपको ट्राइंगल का एरिया पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
1/2 PQR, PQR बेस 35 R QR 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है R³ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CBR। तो CBR का एरिया 1/2 इंटू बेस CBR, ये है CBR बेस 65, हाइट इसकी x इज इक्वल टू PQ स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर। PQ स्क्वायर कितना 35 है PQ, CB कितना है 65 है, PQ स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर। अब आगे देखना बेटा, अब कैसे क्या करना है, देखो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हुआ, ठीक है। हाँ, अब यहां पे हम कह सकते हैं कि ये 35 से ये वाला 35 और ये 65 से ये वाला 65, RQ अपॉन x इज इक्वल टू 35 अपॉन 65। अब आप कहोगे RQ की तो वैल्यू हमें पता नहीं, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने निकाली थी वैल्यू किसकी, BR की निकाली थी ना, x² की वैल्यू निकाल ली थी जब, तो BR की वैल्यू कितनी आई थी 36.4 आई थी, BR की वैल्यू 36.4 आई थी। तो जब ये 36.4 आई थी तो हम इसको तो निकाल ही सकते हैं RQ की वैल्यू कितनी होगी, तो RQ की वैल्यू हम यहाँ निकाल ले रहे हैं। तो आपको पता है कि x यानी कि जो BR था कितना 36.4 प्लस RQ इसलिए निकाले क्योंकि RQ की हमको यहाँ जरूरत है, RQ तो BR यानी कि x प्लस RQ प्लस ये नीचे वाला ये जो 9 बचा वो 9, इन सब का सम कितना होगा 65 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 और 9 कितना होगा, 36 और 9 45.4 प्लस RQ बराबर 65। तो RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65.0, इसमें से माइनस कर देंगे 45.4, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा 19.6। तो RQ की वैल्यू आ गई 19.6। कैसे पता RQ की वैल्यू, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने BR की वैल्यू यानी x की वैल्यू 36.4 निकाली थी ना, उसको रख करके RQ की वैल्यू निकाल ली 19.6। यहीं पे रख दो RQ की वैल्यू, तो RQ की वैल्यू हो गई 19.6 अपॉन x इज इक्वल टू, अच्छा इसको कैंसिल कर दो, 5 7 जा 35, 5 13 जा 65, 7 अपॉन 13। अब x की वैल्यू निकालना है ना, 19.6 इंटू 13 अपॉन 7 इज इक्वल टू x, पॉइंट हटाया 0 पर आया, 7 से कैंसिल कर दो, तो 7 2 जा 14, 19 था 5 बचा, 7 8 जा 56, नीचे आया 10। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल रही है 28 इंटू 13, 28 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, कैरी आया 2 3 2 जा 6 7 8, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 4 8 8 16, 2 8 3, 364। तो ये 28 को 13 से मल्टीप्लाई किया, आप ये देखिए 364 आया, 364 अपॉन 10। तो x इज इक्वल टू 1 0 है, तो इधर एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 36.4। तो ये आपका ये जो B वाला पोर्शन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आप बताएं कि इसमें आपको ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्लास 10 2026 बोर्ड में आए हुए CBSE के जितने ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहे थे बहुत टफ हैं, उन सबको हम यहाँ पे एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं।